हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास है भाई बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में हम देखिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2024 में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी। और जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो मीडियम टू हार्ड रहेंगे, इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और ये पार्ट 2 है पॉलिटी का, पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि सारी क्लासेस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली क्लासेस आ रही हैं और सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटी का आज ये सेकंड लेक्चर है। इसके अलावा देखिए मैंने एसएससी सीजीएल का जो है 36 के 36 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा दिया है कंप्लीट। आप चैनल पर देख सकते हैं, सभी क्लासेस अवेलेबल हैं आपके लिए। और आप देखिए भाई, क्वेश्चंस को मेरे साथ लगाइए और अपना जो लास्ट में स्कोर है वो ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर है। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाएंगे हम, जितना हमसे हो पाएगा इस क्लास में। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है ना, फिर स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, वो बोर हो जाते हैं। तो हम उतनी क्लास का जो है लेंथ उतनी ही रखेंगे जितना हमें कंसंट्रेशन हमारा बन पाएगा। ठीक है भाई। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से चैनल है जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर के नाम से। तो वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ क्लासेस की। बाकी आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद को राज्यपाल की सहायता और सलाह देने का निर्देश देता है। तो ये आपको बताना है किस आर्टिकल में है। 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 163। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो एड एंड एडवाइस देती है गवर्नर के लिए, इस आर्टिकल में यही लिखा है। बाकी हम दूसरे आर्टिकल्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, आर्टिकल 167 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर मस्ट कम्युनिकेट टू ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। तो आर्टिकल 167 क्या कह रहा है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल के प्रति राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करना चाहिए। ये इस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल पूछा गया है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, तो आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ईच स्टेट इन इंडिया मस्ट हैव अ गवर्नर। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। ये आर्टिकल 153 है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये। और आर्टिकल 157 देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आउटलाइंस द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें आर्टिकल 157 जो 157 है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता की रूपरेखा तैयार करता है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है जो है उसमें क्या है कि ही मस्ट बी आ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरी क्या है, उनकी एज है 35, नॉट लेस देन 35, ही मस्ट बी द एज ऑफ 35। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा एक आर्टिकल और बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, 155। आर्टिकल 155 में क्या है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है गवर्नर की बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये आर्टिकल एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो है 155। और आर्टिकल 154, इसमें देखिए जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव
जो पावर्स होती हैं स्टेट की वो गवर्नर के हाथ में होती हैं, गवर्नर के नाम से ही होती हैं, वो गवर्नर के इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। तो जो स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो गवर्नर के पास होंगी। ठीक है भाई, तो ये गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल हैं। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपका ये है एड एंड एडवाइस वाला, और ये भी इम्पोर्टेंट है 167 वाला, ये पूछा गया है, और 155 ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो एग्ज़ाम में दिखते ही आप क्लिक कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट interpreted which article related to the governance structure of Delhi, which outlines the principles of federalism, participatory democracy and collective responsibility। तो मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शासन ढांचे से संबंधित किस अनुच्छेद की व्याख्या की जो संघवाद, सहभागी लोकतंत्र और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। तो किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो बताइए आप, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है, आंसर जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आर्टिकल 239 AA। तो ये भाई स्पेशल प्रोविजंस हैं दिल्ली के लिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है इसमें आर्टिकल 239 AA में। ठीक है भाई, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी देखिए जो आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226, इसमें क्या है, इसमें क्या है देखो भाई, इसमें जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, जो है हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हो। तो आर्टिकल और आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, रेमेडीज़। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर्स देता है रिट इशू करने के लिए, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हों। तो आर्टिकल 323A, तो देखिए फंडा जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, एडेड पार्ट 14A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 323A deals with the administrative tribunals while the article 323B deals with the tribunals for other matters। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के ने संविधान में भाग 14A जोड़ा। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, जबकि जो है अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और 323AB जो है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स को एस्टेब्लिश करता है, और ये पार्ट 14A में है। और आर्टिकल 243B, तो ये PRI से रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। और देखिए इसमें कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 9 में है, आपको ध्यान रखना है इतना। और ये है 243 से लेके 243O तक, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पंचायत एस्टेब्लिश करता है स्टेट के किसी भी विलेज में, विलेज लेवल पर और इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। पंचायत एस्टेब्लिश करता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इतना आपको ध्यान रखना है इन आर्टिकल्स के बारे में। बाकी ये NCT वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसे ध्यान रखें। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और ट्रिब्यूनल्स का भी कई बार पूछा गया है, ये पार्ट 14A कब ऐड किया गया था ये पूछ लेंगे आपसे। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, ठीक है भाई। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करी गई थी, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो ये कब ऐड करी गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तभी ऐड करी गई थी डियर लर्नर्स, याद रखना है आपको। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से फेडरल फीचर है। तो सोचिए आप, इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका जो आंसर है भाई वो है बाई कैमरलिज्म, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, द्विसदनात्मक
लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है ना, अपर हाउस और लोअर हाउस। ये है हाउस ऑफ पीपल और ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, ये अपर हाउस है जो राज्यसभा है, और ये लोकसभा है जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल है। तो बाई कैमरलिज्म कौन सा फीचर है, तो ये फेडरल फीचर है। बाकी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो ये यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर है। और ये सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यूनिटरी फीचर है। और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी यूनिटरी फीचर है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बाई कैमरलिज्म। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है, जो है यूनिटरी और फेडरल फीचर्स के ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो, एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एच इज़ टू डेवलप दी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको वर्ड बताना है, कौन सा वर्ड आएगा इनमें से। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे भाई, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आएगा साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी ऐड करी गई थी मैं आपको बता देता हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये ऐड करी गई थी। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं हमारी। देखिए, इस टाइम पे जो हमने ऐड करी गई थी वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी ये आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब आई थी ये 11th वाली। ठीक है, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन्हें जो है शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को, जो 6 से और 14 ईयर्स तक के हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमने किससे इंस्पायर होके लिए हैं, तो ये यूएसएसआर से इंस्पायर होके लिए हैं। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने रिकमेंड करी हैं, कमेटी कौन सी है वो, तो स्वर्ण सिंह कमेटी है, जिसके रिकमेंडेशन पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी हैं। ठीक है भाई, और नॉन जस्टिसिएबल हैं ये, नॉन जस्टिसिएबल, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये साइंटिफिक टाइम पर आएगा इसमें। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। What is the duration for which a member of House of Legislature of a state is without permission of the House absent from all meetings thereof the House may declare his seat vacant। तो वह अवधि कितनी है जब किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, सदन अपनी सीट रिक्त घोषित कर सकता है। तो अगर कोई भी जो मेंबर ऑफ वहाँ का लेजिस्लेचर है, जो एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर वो बिना बताए, बिना परमिशन के तो एब्सेंट रहता है, तो उसको जो सीट है उसकी वो वैकेंट घोषित कर सकता है जो हाउस होता है। तो वो कितने दिन का टाइम पीरियड होता है उसका, तो वो होता है 60 डेज़ का। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल आपको बताना है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निधि से पूरी तरह से बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये किस आर्टिकल की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है आर्टिकल 28 की। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं हम। देखो, आर्टिकल जो 27 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फोर्सिंग पीपल टू पे टैक्स टू प्रमोट अ स्पेसिफिक रिलीजन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 राज्य को एक विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों को करों का भुगतान करने के लिए मजबूर करने से रोकता है। तो स्टेट्स को प्रोहिबिट करता है टैक्स लगाने से। अगर कोई अपने धर्म का प्रचार करता है, तो उसे प्रमोट करता है, तो स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगा सकता।
तो ये आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट। तो एनी ग्रुप और माइनॉरिटी जो हैं सिटीजन्स हैं वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उनके पास राइट है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और नागरिकों के किसी भी समूह को एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के साथ इसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स फॉर द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अ फंडामेंटल राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 30 का भी। तो देखिए जो है आर्टिकल 29 और 30 ये कल्चरल राइट्स हैं, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है। बाकी आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 25 से लेके और 28 तक यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। और उसके अलावा देखिए 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। और 19 से लेके 22 तक यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम। और 14 से लेके 18 तक यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, ये आपको ध्यान रखना है। और सारे फंडामेंटल राइट हैं। और पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एज पर आर्टिकल 181 181 डी, यहाँ पे आपको बताना है कैन नॉट प्रिसाइड वाइल आ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अनुच्छेद 181 के अनुसार इनमें से कौन अध्यक्षता नहीं कर सकता जबकि उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन है। तो आप बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए भाई, जो आपका आंसर है वो है सी, स्पीकर। आर्टिकल 181 में दे रखा है जब स्पीकर के अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन पास होगा रिमूवल का, तो वो हेड नहीं कर सकते उसे, और जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो इतना आपको ध्यान रखना है, अध्यक्षता नहीं करेंगे उसकी। तो स्पीकर के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है किस आर्टिकल में दे रखा है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, इस आर्टिकल को हम पढ़ते नहीं है ज़्यादातर और ऐसे एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं है, बट ये पूछ लिया है तो हमें आगे याद रखना है। तो कौन सा आर्टिकल है बताइए आप। तो ये है आर्टिकल देखो 246। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है भैया आपको इसका। बाकी देखिए जो आर्टिकल 179 है, आर्टिकल 179 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 179 राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों को हटाने, इस्तीफा देने और खाली करने से संबंधित है, जो उनके ऑफिस होते हैं, ठीक है। मतलब कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो है रिमूवल, रेजिग्नेशन और वैकेशन दे रखा है इसमें 179 में। और देखिए 124 से लेके और 147 तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं ये आर्टिकल्स। तो ये भाई आर्टिकल 128 तो सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी में आएगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और क्या है आर्टिकल 233, तो ये हाई कोर्ट की कैटेगरी में आएगा। हाई कोर्ट कितने से कितने आर्टिकल में होते हैं, तो 214 से लेके और 233 तक हाई कोर्ट के आर्टिकल हैं। फिर इसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इनके आर्टिकल हैं 234 से लेके और 237 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 246, याद रख लें इसे।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है अब हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड अ टोटल 11 सेशंस, ठीक है, विद सीटिंग स्प्रेड ओवर फॉर हाउ मैनी डेज। तो भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनमें कितने दिनों तक बैठकें हुई। तो टोटल 11 सेशंस हुए थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो कितने दिन इनका जो है सिटिंग चली थी, तो 165 डेज़ तक। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 ईयर्स, 11 महीने, 11 मंथ और 18 डेज़, ये आपको ध्यान रखना। और फर्स्ट सीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट सीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे, जिसे कब अडॉप्ट कर लिया था यूनानिमसली, तो 22 जनवरी 1947 को इसे यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया था, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है भाई। और 13 दिसंबर 1946 को ये लाए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और पहली सीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। और जो पहली सीटिंग हुई थी इसके जो हेड थे, प्रेसाइड किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद नंदा सिन्हा, ठीक है। इसके बाद परमानेंटली हेड किसने किया था, तो वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इसलिए ये बनाए थे पहला। फिर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किए गए थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉन इलेक्टेड थी, ठीक है। पार्शियली इलेक्टेड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉन इलेक्टेड थी, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे और इलेक्टेड मेंबर्स भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना और जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उन्हें अप्लाई करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय। तो यहाँ पे बताना है संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपको बताना है यहाँ पे, देखिए ये की थी JB कृपलानी जी ने। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, JB कृपलानी। तो आपको देखिए 8 मेजर कमेटीज़ हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनता है। नहीं तो मैं करा दूंगा, कुछ टाइम बाद आ जाएंगी इन्हीं क्वेश्चनों में, इस सीरीज़ में ही आ जाएंगी आपकी कमेटी भी सारी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन सा आर्टिकल है वो, तो वो है आर्टिकल 84। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपकी मेंबरशिप जो होती है पार्लियामेंट की, उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो इसी आर्टिकल में दे रखी हैं 84 में। बाकी आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल जो है 81 में लोकसभा है और आर्टिकल 79 में क्या है, तो इसमें पार्लियामेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है आर्टिकल 85, तो यहाँ पे प्रोरोगेशन, जो दोनों हाउस होते हैं, सेशंस, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उनके बारे में दे रखा है प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन उनका। तो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को बुला सकते हैं और जो है डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, लोअर हाउस को। तो ये दे रखा है आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, ठीक है। बाकी जो आर्टिकल 105 है इसमें देख लेते हैं, आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। इट ऑल्सो डिफाइंस द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद में बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और
उन्मुक्तियों को भी परिभाषित करता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है ये आर्टिकल 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला। ठीक है भाई, तो ये आर्टिकल जो है राज्यसभा से डील करता है। 81 आर्टिकल, 81 लोकसभा, 79 में पार्लियामेंट है, और इसमें पार्लियामेंट के सेशन है 85 में, 105 मैंने बता ही दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वॉज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो यहाँ पे आपको बताना है किन प्रोविजंस के अंडर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के प्रावधानों को किसके तहत बनाया गया था। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो बनाया गया था भाई, देखिए, एक तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का आया था, और दूसरा जो आया था सिटीजनशिप रूल्स 2003। तो इन दोनों के अंतर्गत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्रिएट किया गया था। तो ऑप्शन सी एंड डी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट सी और डी सही हैं इसके। तो ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Which Indian states cabinet approves the proposal for recommending the inclusion of Kui language in the 8th schedule in July 2023? तो किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने जुलाई 2023 में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये आपको बताना है किस स्टेट ने मंजूरी दी है। तो वो दी है उड़ीसा स्टेट ने। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी अब देख लेते हैं हम जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो जो लैंग्वेजेस दे रखी हैं, देखिए, द 8th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कंट्री की वो 8th स्केड्यूल में दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये जो हमारी भाषाएं हैं, देखो, आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो ये सारी जो भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, आगे देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली इंक्लूडेड 14 ऑफ दीज लैंग्वेजेस। उसके बाद जो बाद में ऐड करी गई थी कुछ लैंग्वेज, जैसे कि सिंधी, तो सिंधी ऐड करी गई थी 1967 में, 21st अमेंडमेंट हुआ था जो उसमें। और कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली ये ऐड करी गई थी 1992 में, 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये ऐड करी गई थी 2003 में, और 92nd जो अमेंडमेंट हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखनी है जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई हैं ये लैंग्वेजेस। आपसे पूछ लेंगे कौन सी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है और कौन सी नहीं है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर लैंग्वेजेस के ऊपर आ गया तो। ठीक है, याद कर लें आप इसे, मैंने आपको दे रखा है, ये हिंदी में भी दे रखा है और ये इंग्लिश में भी। ठीक है भाई, वैसे मोस्टली तो ये अमेंडमेंट वाली पूछता है कि है या नहीं है, या फिर कब किस अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बीडी मास, बोडो मास से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द मॉडल्स ऑफ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन इंस्टीट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय रूप का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो आपको बताना है किस देश से लिया गया है। क्वासी जो फेडरल है वो लिया गया है भाई किससे, कनाडा से, क्वासी फेडरल। और कनाडा से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, नहीं, रेजिडुअरी जो पावर्स हैं, हाँ, रेजिडुअरी पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास होती हैं। और यहाँ पे जो फेडरल फीचर्स है और विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल फीचर्स विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और यहाँ पे एक फीचर और लिया गया कनाडा से, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। ठीक है भाई। और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स एंड क्या, कॉन्करेंट, अरे स्पेलिंग में भी कॉन्करेंट जो है लिस्ट है वो हमने वहीं से ली है, कॉन्करेंट। उसके अलावा यहाँ से हमने जो ऑस्ट्रेलिया से लिया ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसके अलावा जो कॉन्करेंट
जो प्रोविज़न है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। यूके से हमने देखिए बाइकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, तो ये हमने लिए हैं यूके से। बाकी जर्मनी से हमने लिए हैं एमरजेंसी प्रोविजंस, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसे, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड, तो एमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए हैं, ठीक है। और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी वहीं से लिए हैं हमने, जर्मनी का जो वीमार का कॉन्स्टिट्यूशन है वहीं से ही। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर। बाकी ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ये सारी पूछी गई हैं एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द कोरम ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंशियल एड्रेस विच इज़ हेल्ड एट द ओपनिंग ऑफ ईच सेशन ऑफ द लोकसभा। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय लोकसभा का कोरम क्या है जो लोकसभा के प्रत्येक सत्र के उद्घाटन पर आयोजित किया जाता है। तो कितना होना चाहिए जो कोरम है लोकसभा का जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, जो सेशन होता है ओपनिंग सेशन ऑफ द लोकसभा, तो यहाँ पे 1/10 होना चाहिए, ठीक है, कोरम इसका। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द ब्रिटिश एम्पायर ट्रांसफ़र इट्स पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका जो आंसर है वो है 15 अगस्त। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना है आपको, ये डेट पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी गवर्नर before entering upon his office will make and subscribe an oath in the presence of the। तो किसकी प्रेजेंस में ओथ लेते हैं, जो गवर्नर है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको प्रेसिडेंट नहीं लगा के आना है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लगा के आना है, यहाँ पे गलती कर जाओगे आप एग्ज़ाम में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। नोट पे ध्यान देना है आपको, अलर्ट हो जाना है। तो निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है। तो इसमें से ये भी देखिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है और ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये नहीं है बी। तो यही पूछा है इसने, नॉट टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सेक्युलरिज्म। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से पढ़ी हैं 11 के 11, तो धर्मनिरपेक्षता को कायम रखें और उसकी रक्षा की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रखा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो नॉट पूछा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई थी। तो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंदिरा गांधी तो नहीं थी, तो पहला वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं थे 2002 में, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2002 में कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। गुलजारी लाल नंदा जी भी नहीं थे। ऐसा एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं अपने आंसर्स को। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 20। हु अमोंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट। तो निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है भाई,
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उनकी अध्यक्षता करते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ है स्टेट में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी जितनी भी संख्या है उसमें मेंबर्स हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग जो है सीएम। तो ये 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, उसके थ्रू ये प्रोविज़न लाया गया था। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताने हैं कैसी लगी आपको जो क्लास है, क्वेश्चंस कैसे लगे और अपना स्कोर जो है आपका कितना है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। हमारे पास जो है क्वेश्चंस बैंक काफ़ी है, अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे जो जिनका आने का चांस है। और अच्छे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको प्रेशर नहीं बनेगा दिमाग पर। ठीक है भाई, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।